राजनीतिक और कूटनीतिक टकराव सामने आ चुका है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक वो प्रधानमंत्री हैं तब तक फिलिस्तीन राष्ट्र का गठन नहीं होने देंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने गाजा से इजरायली सेना की वापसी से भी इनकार कर दिया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रस्तावित शांति योजना था उनको खारिज कर दिया है। नेतन्याहू का कहना है कि इजरायल किसी भी प्रतीकात्मक जीत से संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि उसका लक्ष्य हमास का पूरी तरह से खात्मा करना है। उन्होंने दो टूक कहा है कि जब तक हमास को पूरी तरह निहत्था नहीं कर दिया जाता तब तक हम इजरायली सेना गाजा से पीछे नहीं खींचेंगे। दरअसल देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 30 जुलाई को दावा किया था कि इजरायल और हमास के बीच एक बड़े समझौते की रूपरेखा तैयार हुई है। इस योजना के तहत हमास चरणबद्ध तरीके से हथियार छोड़ेगा और बदले में इजरायली सेना गाजा से वापस लौटेगी। ट्रंप ने यह भी कहा था कि नेतन्याहू इस समझौते से बेहद खुश है। हालांकि अब देखिए, नेतन्याहू के ताजा बयान ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कैबिनेट बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया है कि इजरायल ने ट्रंप के तथाकथित 15 सूत्रीय बोर्ड ऑफ पीस प्लान को स्वीकार ही नहीं किया है। नेतन्याहू के इस रुख से साफ है कि गाजा युद्ध को लेकर इजरायल अपनी सैन्य रणनीति में किसी तरह की नरमी के मूड में है ही नहीं। और ऐसे में देखिए, युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई और गाजा के भविष्य को लेकर चल रही जो अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें हैं उनको एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि ट्रंप की पहल आगे बढ़ती है या फिर गाजा में संघर्ष और लंबा खिंचता हुआ चला जाता है। क्योंकि ये देखिए, ये सवाल इसलिए उठ गए हैं क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के उन तमाम दावों को खारिज कर दिया है। वो जो बैठकें हुई, वो जो बातचीत हुई, वो जो कहा गया कि अब सब ठीक हो जाएगा या फिर हम पीछे तमाम इजरायली सेना को खींच लेंगे, वो सब धरा का धरा रहता हुआ नजर आ रहा है। कुछ भी काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल जी, सोढ़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही डॉक्टर मनन द्विवेदी, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर खास बातचीत में जुड़ने के लिए। कर्नल JS सोढ़ी जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, ये क्या कहें कि अब बेंजामिन नेतन्याहू ने मन बना लिया है कि हमको जो करना है हम वही करेंगे, क्योंकि उनके स्टेटमेंट्स तो यही बयां कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं इसको? जय हिंद रोशनी जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। बेंजामिन नेतन्याहू जब जब सत्ता में आए उन्होंने या युद्ध की बातें की हैं या उन्होंने युद्ध छेड़ा है। नेतन्याहू बिलोंग करते हैं लिकुड पार्टी को और ये 18 साल से ज्यादा 3 बारी ये सत्ता में आ चुके हैं। और अगर हम इनकी हिस्ट्री देखें तो ये जब जब सत्ता में आए इनका एक ही लक्ष्य रहा है, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। और उन्हें सफलता मिली जब हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया। लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने नेतन्याहू को 7 अक्टूबर 2023 से कई हफ्ते पहले बता दिया था कि हमास हमला करने वाला है। यहां तक कि उन्होंने हमास के डिटेल प्लान्स भी दिए थे। लेकिन नेतन्याहू को उसमें एक खुशबू दिखी एक युद्ध की, तभी नेतन्याहू ने उस रिपोर्ट्स पे कोई एक्शन नहीं लिया, हमास को हमला करने दिया। और जैसे ही हमास ने हमला किया उसके अगले दिन ही नेतन्याहू ने युद्ध शुरू कर दिया। यानी जो उनके सालों के सपने थे युद्ध करने के लिए, वो उन्हें मौका मिला जब उन्हें जानकारी दी गई, लेकिन उन्होंने जानबूझ के उस पर अमल नहीं किया। और उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार युद्ध पे युद्ध हो रहे हैं, कभी लेबनान पे, पिछले साल ईरान पे, फिर इस साल ईरान पे। देखिए, ये नेतन्याहू की मंशा है युद्ध करने की, और इस वक्त तो वो युद्ध को खत्म करना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ट्रंप की बातों को नकार दिया है, क्योंकि इस वक्त ट्रंप पे इतने संगीन करप्शन के, भ्रष्टाचार के आरोप हैं कि नेतन्याहू को पता है जिस दिन युद्ध खत्म हुआ वो सीधा अपने ऑफिशियल रेजिडेंस से सीधा वहां के तिहाड़ जेल में जाएंगे। इसलिए नेतन्याहू बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है युद्ध खत्म करने के लिए। इसलिए उन्होंने ट्रंप की बातों के बिल्कुल विपरीत कहा है कि वो गाजा पट्टी से सैनिक नहीं हटाएंगे, जब उन्होंने युद्ध करना है वो युद्ध करेंगे। बिल्कुल। मनन द्विवेदी जी, यदि इस प्रकार से खारिज कर दिया गया है बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा, मतलब खुले तौर पर कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे एक स्टेप लेने की कोशिश की, खारिज कर दिया, तो अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? साझेदार देश है, कोई एक्शन लेंगे, लताड़ेंगे फिर से फोन करके उनको? देखिए,
इस बारे में ट्रम्प क्या करेंगे ये मैं आपको इस बारे में बाद में बताऊंगा। हाँ। पर पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम डेमोक्रेसी को देखें, अगर हम प्रजातंत्र के सिद्धांत और बहुत थ्योरी और प्रैक्टिस को देखें, तो हम वहां पर पाएंगे कि किसी भी राष्ट्र में जो जो घटनाएं और जो चैलेंजेस और जो प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं, जो व्यवधान खड़े हो रहे हैं इसराइल की डेमोक्रेसी में, वो हर राष्ट्र को फेस करना पड़ रहा है आज के प्रेजेंट ग्लोबल पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। और इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। एलेक्स डी टॉकविले अमेरिका गए थे और उन्होंने अपनी किताब लिखी डेमोक्रेसी इन अमेरिका, और उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि बिल्डिंग्स बनती हैं, मोर्टार और पेस्टल को मिक्स किया जाता है, दो बड़े बड़े आयरन बॉल्स होते हैं और एक तरफ से कंक्रीट डाली जाती है, एक तरफ से कुछ और डाला जाता है, और मतलब विभिन्न चीजें डाली जाती हैं और वो मिल के एक तरीके का नया रंग और सीमेंट बनता है, उससे फाइनल चीज बनती है जिससे बिल्डिंग बनती है। तो कहने का मतलब है इसराइल के अंदर भी सेम तरह की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में स्थिति है, और दो तीन इश्यूज वहां पर ऐसा नहीं कि नेतानियाहू के टाइम से ही ज्वलंत हैं। जब से इसराइल का गठन हुआ है 1948 में गोल्डा मेयर के टाइम से, तब से ये है कि करप्शन एक इशू वहां पर बना है, जो नेतानियाहू के टाइम पे ज्यादा मीडिया द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है, ग्लोबल मीडिया उसको लैप अप कर रहा है। पहली बात तो ये, और जो ड्राफ्टिंग का इश्यू है वो भी बड़ा टिकलिश और बड़ा सेंसिटिव होता है इसराइल में, जिसमें इन्होंने नेतानियाहू ने भी और उनसे पहले आने वाले लोगों ने भी स्टैंड लिए हैं, जो वहां के प्रीमियर रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, कि जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं और जो सेमिनरीज में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इसराइल में, वो लोग वहां जाकर, उनके लिए मिलिट्री सर्विस कंपलसरी नहीं है, ऐसा हटा दिया गया था प्रावधान। तो उसके चलते ये बात सामने आई कि इससे काफी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मतलब डेमोक्रेटिक वे में प्रोटेस्ट हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और काफी एंटागोनिज्म हुआ विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज में। और तो कहने का मतलब है कि ये सारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स हैं, जैसा मैंने एलेक्स डे टॉकविले का उदाहरण आपको दिया, ये हर राष्ट्र में होती है, और मैं बिल्कुल नहीं मानता कि युद्ध खत्म होने पर उनको जेल होगी, ऐसा बिल्कुल मुझे प्रतीत नहीं होता। पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो जहां तक ट्रम्प की बात है, अगर हम जॉन मर्शाइमर की पुस्तक पढ़ें, स्कूटी लिबी एंड द जूइश लॉबी इन अमेरिका, तो उसमें हम पाएंगे कि जू लॉबी, बिजनेस लॉबी, डायमंड लॉबी और इंडस्ट्रियल लॉबी जो है, वो पूरी तरीके से अमेरिका के रजत पटल पर, इकोनॉमिक रजत पटल पर काबिज है। और ट्रम्प बोले या ना बोले, अल्टीमेटली इसराइल जितने भी युद्ध करेगा, पर उसमें उनको ट्रम्प को सपोर्ट करना पड़ेगा, और सपोर्ट करेंगे भी। उनका MIM, अमेरिका का MIM जो है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वो जूस के साथ ही और क्या कहते हैं, इसराइल के साथ ही मिला हुआ है। तो इसके चलते इसराइल अकेला घिरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात अंत में मैं ये बोलूंगा कि इसराइल एक ऐसा राष्ट्र है जो 1948 से अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहा है, और 3-4 युद्ध कर चुका है वो, उसको चारों तरफ से घेर के, उसको नेस्तनाबूद करके डिस्ट्रॉय करने की साजिश पिछले 80-90 वर्षों से हो रही है। समझना चाहूंगी, और ट्रम्प भले ही ऊपरी तौर पे बात करें जी, पर अंदरूनी तौर पे वो पूरी तरीके से इसराइल को और नेतान्याहू को सपोर्ट करेंगे। जी, आपने ये बात कही कि चाहे कुछ भी हो जाए, बात माने या ना माने, डोनाल्ड ट्रंप को तो इजराइल का सपोर्ट करना ही पड़ेगा इस युद्ध में। यदि ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पता है, तो ये प्रस्ताव सामने क्यों रखा गया? क्या उनको लगा था मैं प्रस्ताव सामने रखूंगा कि भाई तुम सशर्त वहां से हटा दो चीजों को, अपने सैन्य को हटा दो, और बेंजामिन नेतन्याहू मान जाएंगे? क्योंकि पिछले कई वक्त से हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच में तकरार तो चल रहा है। देखिए, अगर हम इतिहास में, हमको इसके लिए जाना पड़ेगा, ब्रीफली मैं 1-2 मिनट लूंगा बस। 1914 के बेलफोर्ट डिक्लेरेशन हुआ, उसके चलते यूनाइटेड किंगडम की चालाकी से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से, उनकी क्या कहते हैं, डिप्लोमेटिक कूटनीति के कारण ये इसराइल और पैलेस्टीन के 2 स्टेट का जो इशू है वो सामने आया, जो अभी तक चल रहा है, और कई इनोसेंट लोगों की जानें गई हैं। इसराइल में भी 7 अक्टूबर 2023 में, और पैलेस्टीन में तो हम देख ही चुके हैं, क्योंकि सीज फायर जब हुआ था अक्टूबर 2025 में, उसके बाद से और अब तक अभी भी गाजा पट्टी में
1250 लोगों की, ऐसा अगर एस्टिमेट्स को माने, कि जाने वहां पर जा चुकी हैं। तो मैं कहूंगा कि अमेरिका, अब इतिहास की बात मैं कर रहा था, तो 1975 के उदाहरण को ही हम लें, जब कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुए, उस समय प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने अनवर सदात, इजिप्ट और इसराइल के बीच में संधि करवाई, जिससे पहली बार इसराइल और पैलेस्टीन के धड़ों में बातचीत शुरू हुई। उसके बाद कई अमेरिकी प्रपोजल्स आए, और उसमें से एक मुख्य प्रपोजल था 2002-3 में जॉर्ज बुश जूनियर का, जिसको रोड मैप ऑफ पीस फॉर अमेरिका, बाय अमेरिका कहते थे। पर वहां पर भी काफी कवायद हुई, डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज हुई, पर वहां पर कुछ भी कॉन्क्रीट हासिल नहीं हो पाया। और बल्कि उसके बदले 2006 में, 2016 में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में, नॉन स्टेट एक्टर्स और इसराइल के बीच में युद्ध, या हम कहते हैं युद्ध तो क्या होता है, इंसर्जेंसी होती है, ये वहां पर फिर चालू हुआ। तो मुझे लगता है अमेरिका एक रेगुलेटर कंट्री का रोल तो निभा रहा है और निभाता रहेगा, भले ही हम इसको पसंद करें या ना करें। तो अमेरिका की जो दखल अंदाजी है वो रहेगी, और अमेरिका के अंदर कैपेसिटी है, मिलिट्री कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा, गंगो पावरफुल पावर की और लगातार युद्धरत होने की बात मैं नहीं कर रहा, पर अमेरिका के पास कूटनीतिक कैपिटल भी है, जिसके चलते वो संधि करवा सकता है। पर जब तक ईरान के नॉन स्टेट एक्टर्स, टेरर एक्टर्स जो हैं, जैसे कि हमास, हिजबुल्लाह और हूती, जब तक इनको शांत नहीं किया जाएगा, मुझे लगता है इसराइल के ऊपर खतरा मंडराएगा। और नेतान्याहू भले ही एलाय हो अमेरिका के, पर वो संप्रभु हैं, सॉवरेन हैं, और उनको पूरा अधिकार है कि अपने देश के लिए, अपने लोगों के साथ मिलके वो कोई भी निर्णय लें। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा। ठीक है, अब सोनी जी देखिए, मनन जी ने कहा कि यहाँ पर परिस्थिति चाहे जो भी हो, नेतन्याहू का साथ डोनाल्ड ट्रंप को आखिर में देना ही होगा। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जरा ये बताइए कि बीच का रास्ता फिर क्या होगा, मतलब अपने प्लान को एग्जीक्यूट डोनाल्ड ट्रंप कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने कह तो जरूर दिया है कि भाई आप सेना को हटाइए, इजराइल गाजा से हटे, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने भी तो साफ कह दिया है जब तक निस्ताबनूत नहीं कर देते, खात्मा नहीं कर देते हैं हमास का, तब तक हटेंगे ही नहीं। तो बीच में क्या होगा फिर मामला? रोशनी जी, इसी साल 4 जून को प्यू रिसर्च, जो कि दुनिया की क्रेडिबल रिसर्च ओपिनियन एजेंसी है, उसने एक सर्वे किया और आंकड़े निकाले कि अमेरिका की जो जेनजी है वो 73% इजराइल के खिलाफ हो चुकी है। अमेरिका के अंदर अब इजराइल के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बेशक वहां के यहूदी अमीर हो, लेकिन देखिए पैसे की चमक भी एक लेवल तक चलती है, जब सत्ता खोने की बारी आती है तो पैसे वैसे की चमक सब अधूरी पड़ जाती है। इसीलिए ट्रंप पब्लिकली नेतन्याहू के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि अंदर से आक्रोश बढ़ता जा रहा है, चाहे अमेरिकी अवाम में हो, डेमोक्रेट्स में हो या रिपब्लिकन में भी अब शुरू हो चुका है। दूसरी चीज मैं रोशनी जी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि 4 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ें जब भी वक्त हो, जो कि इजराइल फिलिस्तीन इशू को अच्छी तरह समझाते हैं। पहला है मैक मोहन हुसैन करेस्पॉन्डेंस 1915 का, दूसरा है साइक्स पाइकॉट एग्रीमेंट 1916 का, तीसरा है बाल्फूर डिक्लेरेशन 1917 का, और चौथा है संयुक्त राष्ट्र रेजोल्यूशन 181/2 29 नवंबर 1947 का। ये जब 4 ऑफिशियल दस्तावेज पढ़े जाएंगे तो 2 चीजें साफ उभर के आएंगी। पहला, इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा 2 धर्मों की लड़ाई नहीं है, इस्लाम और यहूदियों की लड़ाई नहीं है, जमीन के टुकड़े की लड़ाई है। और दूसरा, जो कई लोगों में धारणा है क्योंकि फिलिस्तीन मुस्लिम्स हैं, अरब हैं, पूरी गलती उनकी है, ये भी उनकी धारणा स्पष्ट हो जाएगी। देखिए रोशनी जी, 1919 को विश्व युद्ध के 1 साल बाद अमेरिकी सरकार ने किंग क्रेन कमीशन बिठाया था मिडिल ईस्ट के मुद्दे को स्टडी करने के लिए। 1922 में किंग क्रेन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट अमेरिकी सरकार को सौंपी, जिसमें साफ शब्दों में लिखा था यदि इजराइल एक आजाद देश के रूप में उभरा, मिडिल ईस्ट में कभी शांति नहीं आएगी। उनकी बात सही और सटीक निकली। आज 1948 से लेकर आज तक इतने दशकों में 78 युद्ध हो चुके हैं मिडिल ईस्ट में। दूसरी चीज, 1948 में हैना ब्रेंट, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका थी, उन्होंने कहा था 14 मई 1948 को जब इजराइल ने अपनी यूनिलैटरल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, उन्होंने लेख लिखा कि इजराइल ने ये मूव करके भारी गलती की है, अब कभी यहां शांति नहीं होगी। जहां तक रोशनी जी बात है मिडिल ईस्ट की, उसमें एक ही सोल्यूशन है, वो है 2 स्टेट सोल्यूशन, जो कि भारत भी 1948 से अगुवाई करता है कि जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा यहां पे कभी शांति नहीं आएगी। और एक और मैंने चाहूंगा,
देखिए, हम ईरान को कहते हैं कि ईरान 3 प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसकी अगर हम हिस्ट्री में जाएं, इसके पीछे कारण है अमेरिका। क्योंकि अमेरिका ने 19 जनवरी 1981 को ईरान को लिखित में दिया था, जिसे अल्जियर अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, कि अमेरिका कभी ईरान पे सैनिक हमला नहीं करेगा। लेकिन 7 साल बाद 18 अप्रैल 1988 को अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, जिसे ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस कहते हैं, जिसमें 56 ईरानी सैनिक मारे गए। उस दिन से ईरान ने हमास, हूती, हिजबुल्लाह का सपोर्ट करना शुरू किया। तो ये जो 3 प्रॉक्सीज हैं ईरान के, ये इसके फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रेटेजी के तहत हैं। और जहां तक बात है इजराइल की, जिस दिन इजराइल 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए मानेगा, उसी दिन वहां शांति आ जाएगी। और मैं 1 मिनट और आगे चाहूंगा आपसे। देखिए, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे युद्ध करके सबसे बड़ा ब्लंडर किया है। जब आज से 25 साल बाद इस वक्त का इतिहास लिखा जाएगा, 3 बातें उभर के आएंगी। पहला, अमेरिका की महाशक्ति का पतन। दूसरा, इजराइल 2 देशों में बढ़ जाएगा, फिलिस्तीन एक आजाद देश के रूप में उभरेगा। और तीसरा, ईरान एक बड़ी क्षेत्रीय शक्ति बन के उभरेगा, जो कि RIC का आई होगा, रशिया, ईरान, चाइना। बिल्कुल कर्नल जी, आपने भविष्य को लेकर भी बातें कही है कि जब इतिहास में दर्ज होगी वो चीजें, तो कैसे अमेरिका के पतन को लेकर बातें सामने आएगी। लेकिन मनन जी, जरा ये भी बताइएगा कि आखिर क्या वो वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये आदेश जारी कर दिया, ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर दी, जिसमें इजराइल बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। साथ क्यों नहीं दे रहे? ईरान पर हमले भी तो साथ मिलकर ही किए थे ना। इजरायली प्रधानमंत्री ने कह दिया और आपने बम बरसा दिए ईरान के ऊपर, तो यहां भी साथ दे दीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि मैं भी अपनी बात को और पीछे ले जाता हूँ। 2025 7 अक्टूबर, अगर मुझे डेट सही याद है, तो वहां पर इनोसेंट जो इजरायली सिटीजन्स थे वो रेवेलरी कर रहे थे। और मुझे कोई हेजिटेंसी और कोई विवाद नहीं है मेरे साइकी में, मेरे इथोस में, कि वो एंजॉय कर रहे थे और वेकेशन पे थे और निहत थे। और बिल्कुल अनभिज्ञ लोगों के ऊपर अटैक किया गया और बड़ी बर्बरता से उनको मारा गया। पर इसके हम इतिहास के पीछे भी जाएं तो मार्च अप्रैल 2023 की बात भी है, जब इजराइल ने भी ऐसा कुछ काम करने का प्रयत्न किया था, जब अल अक्सा मॉस्क है, जिसका कंट्रोल और जिसका आधिपत्य इजराइल के पास है, वहां पर काफी वायलेंस हुआ और उससे कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हुए थे और अब भी हो रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ के तहत, जहां पर IDF ने मिसबिहेव किया, ऐसा कि रिपोर्ट्स में कुछ मीडिया ने बताया। तो मुझे लगता है कि जो 7 अक्टूबर 2023 की जो बातचीत हुई, की जो घटना हुई, जो टेररिस्ट अटैक हुआ, मैं प्रॉक्सी नहीं बोलूंगा, प्रॉक्सी तो एक पार्लियामेंट्री और ऑफिशियल और ड्यू प्रोसेस का टर्म है। मैं बोलूंगा जो टेररिस्ट एक्टिविटी हुई, उसके बाद अमेरिका के लिए भी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बड़ा मुश्किल था रोकना नेतान्याहू को। और बड़ी बात यह है कि ट्रंप एंड तक रोकते रहे। देखिए, मैं ट्रंप के बारे में सब जानते हैं, कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं, whimsical, idiosyncrasy, अनप्रिडिक्टेबल है, ये सारी बातें हैं। पर अमेरिका ने बहुत रोकने का प्रयत्न किया, जो कि कुछ लोग कह सकते हैं कि पॉस्चरिंग भी हो सकती है, मिलीभगत भी हो सकती है तेल अवीव और वॉशिंगटन की। तो अमेरिका ने रोका, पर नेतान्याहू नहीं रुके, क्योंकि सीधा आक्रमण था एग्जिस्टेंस पर, इजराइल के एग्जिस्टेंस पर। और यहां पर इशू ये हो जाता था कि भाई स्टेट ज्यादा अग्रणी है या आपके टेरर एक्टर्स या नॉन स्टेट एक्टर्स ज्यादा अग्रणी है। और अंतिम बात मैं ये बोलूंगा कि योव गैलेंट को, जिनको हटा दिया था बेंजामिन नेतान्याहू ने, और वो फार एक्सट्रीम पार्टी के हैं, उनको वापस से ले आए हैं बेंजामिन नेतान्याहू एज द हेड ऑफ आर्मी, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। तो उन्होंने भी ये बोला है कि देखिए, हमको ऑब्जर्व करना है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि नेतान्याहू अभी भी इस प्लान से, ट्रंप के प्लान से एग्री नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा स्मोट्रिच, ये भी वहां की एक एक्सट्रीम विंग के, राइट विंग के लीडर है, उन्होंने भी यही कहा है कि जब तक, और जो नेतान्याहू को उन्होंने इको किया है कि जब तक हमास पूरी तरीके से अपने आप को डिजार्म नहीं कर लेता, सारे तरीके के हैवी वेपन्स, लाइट वेपन्स और स्मॉल वेपन्स जब तक वो सरेंडर नहीं कर देता, उससे पहले इजरायली IDF विड्रॉ बिल्कुल नहीं करेगी। क्योंकि ये एक फिनिक्स लाइक ग्रुप है, टेरर एक्टर्स का शेप नहीं होता, साइज नहीं होता,
कोई टेरिटरी नहीं होती, ये बिल्कुल डिसीट पे काम करते हैं। तो इनसे लोहा लेने के लिए, मैं युद्ध की बात, युद्ध है ही नहीं, वहां युद्ध नहीं हो रहा है, वो एक तरह की इंसर्जेंसी थी। तो नेतान्याहू साहब को ऐसे कड़े कदम उठाने पड़े और ट्रंप ने बार बार रोका कि रुकिए रुकिए, और इस दावानल में ट्रंप खुद भी आगे जाकर गिर गए। मैं यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल गिरते हुए तो ट्रंप यहाँ पर नजर आ ही रहे मनन जी, आप कर्नल जी, लेकिन ये भी बात है यहाँ पर कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर यहाँ पर बता दिया ये हमारा प्लान है, लेकिन बावजूद यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू मानते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। खारिज करो उनकी बातों को। अब देखने वाली बात तो यही होगी आगे डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, जमीनी स्तर पर अपने प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और पीस स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोढ़ी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनन जी, आप दोनों का खास बातचीत में जुड़ने के लिए।